हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये परम आईएएस का टेस्ट है जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। ये जो कि 69th बीपीएससी 2023 के लिए ये बनाया गया है, जिसमें कंप्लीट 150 क्वेश्चन होगा। और इसमें अगर मैथ का क्वेश्चन होता है तो वो हम लोग नहीं करने वाले हैं, उसका हम आंसर बता देंगे। तो जो लोग करेंगे वो करके अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग हिंदी माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और ये तो परम आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट नंबर 7। लेकिन हमारे चैनल पे जो टेस्ट नंबर होगा 8 होगा, 8 नंबर का, ठीक है। और जैसे ही टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का ख़त्म हो जाता है, अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उसके बाद आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के नाम से है। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए वहाँ जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हिंदी में कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निमोनिया डाइस का संक्रमण है। तो देखिए, निमोनिया जो है ये संक्रमण है फेफड़े का। तो फेफड़े में क्या होता है, एक मादक पदार्थ या एक लिक्विड सा ऐसा कफ जिसको बोलते हैं वो स्टोर हो जाता है, जिसके चलते खांसी, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है निमोनिया। दूसरा क्वेश्चन है, जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहा जाता है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो वो है ए बी। और यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, तो ये है ओ को, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, और ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर, ठीक है। क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण में विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस किरण तरंग का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि गर्भ में जो बच्चे पल रहा होता है उसके भ्रूण को पता लगाने के लिए कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग का, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव जिसको बोला जाता है। इसका सही आंसर हो गया 3 का सी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में अवस्थित है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 4 का डी। इसका सेंटेंस थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं 5 नंबर में। कहा जा रहा, आधान में रक्त न केवल रक्त प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। इसमें कहने का मतलब है जो ब्लड ग्रुप सेम होता है तो वो तो सेम होना ही चाहिए अगर किसी को दे रहे हैं तो, नहीं तो और क्या चीज़ में इसका कारक होना चाहिए, मतलब कि संगत होना चाहिए। तो इसका संगत होना चाहिए आर एच फैक्टर जिसको कहा जाता है, आर एच कारक में भी संगत होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें आर एच फैक्टर का, तो ये क्या है, इसको सीरस फैक्टर भी कहा जाता है। एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के बाह्य में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है एक आनुवांशिक रूप से विरासत में मिलता है अपने माता पिता से। यदि आपके पास, मान लेते हैं आपके पास प्रोटीन है, तो इसका मतलब है कि आप जो है आर एच पॉजिटिव है। यदि आपको प्रोटीन विरासत में नहीं मिला तो इसका मतलब होता है कि आप जो है आर एच निगेटिव हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में या अगर अर्थ पे बात करें तो अधिकांश लोग जो है लगभग 85% लोगों की बात करें तो 85% लोग हैं आर एच पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधे का तना पौधे के सभी भागों में भोजन वितरित करने में मदद करता है, यह डाइस की मदद से करता है। तो किसके द्वारा क्या करता है, ये पौधे का, एक सेकंड। तो देखिए, ये पौधे का तना और क्या चीज़ में इसको मदद करता है, तो ये पौधे का आकार भी देता है। तो सही आंसर हो गया इसका 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपने छवि स्वयं से बड़ी पाता है। मतलब जितना बड़ा व्यक्ति है उससे ज़्यादा बड़ा अगर उसका छाया या तस्वीर दिखता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण डाइस है। तो इसका मतलब होता है कि देखिए, दर्पण के सामने जब भी आप खड़े होंगे और लगेगा कि हमारे वास्तविक आकार से जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब दर्पण है अवतल, ठीक है। तो 7 का सही आंसर हो गया ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि मतलब जब पंखा चलता है तो हम लोग को क्या होता है, आराम की अनुभूति होती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है जो पसीना होता है तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए हम लोगों को क्या होता है, आराम की अनुभूति होता है। तो सही आंसर हो गया 8 का बी। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन इनकरेक्ट है, ये खोजना हम लोग को। तो देखिए, यहाँ वोल्ट मीटर दिया हुआ है। क्या वोल्ट मीटर से विभवांतर को नापते हैं, बिल्कुल सही। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को है। कहा जा रहा है एमीटर से विद्युत धारा को नापते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर से इलेक्ट्रोमोटिव बल को नापते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें सभी सही है इसमें, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या खोजना था, जो गलत है वो खोजना था। तो इसमें क्या है, सारे सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है।
तो इसमें क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, वही आंसर होता, लेकिन सारे क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जो है 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों खाना पक जाता है जल्दी, तो इसमें जो होता है उच्च दाब के कारण उच्च तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसीलिए खाना जो है जल्दी बन जाता है। तो 10 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का एक टुकड़ा एक बीकर में तैर रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है, जब पूरी बर्फ़ पिघलता है तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जल स्तर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सही आंसर हो गया डी 10 का, सॉरी 11 का सही आंसर हो गया डी। 12 नंबर, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो कमरे का तापमान होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए 13 नंबर में, यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक ही ऊंचाई से एक साथ स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो डाइस क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर है तीनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो कोई अवरुद्ध है ही नहीं ना, क्योंकि ये यहाँ पे पहले कह दिया निर्वात में, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है दिन के समय जब पानी पर साबुन की परत देखी जाती है तो उसमें सुंदर रंग दिखाई देता है, यह घटना निम्न कारण से है, किस चलते है, तो यह घटना जो प्रकाश का व्यक्तीकरण से संबंधित है, तो सही आंसर हो गया डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो ये जो है चूना पत्थर, जिसको कहा जाता है लाइम स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या डाइस होती है, तो देखिए किसी नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, इसका योग जो होगा यही क्या होगा, द्रव्यमान की संख्या होगा, तो सही आंसर हो गया ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिलियन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, मतलब 7 से अधिक है, तो देखिए 7 से अगर कम है तो इसका मतलब एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, जिसका मतलब होता है मूल घोल, तो सही आंसर हो गया 17 का बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे डाइस की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, तो ये कहाँ उगते हैं, तो जहाँ नाइट्रोजन जिस मिट्टी में नहीं होता है वहाँ कीटभक्षी पौधे उगते हैं, जिसको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है, तो सही आंसर हो गया इसका सी। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी तत्व के समस्थानिक डाइस में भिन्न होते हैं, तो देखिए समस्थानिक एक तत्व के परमाणु होते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, भिन्न होता है, तो सही आंसर हो गया क्या, 19 का सी। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है, तो ये है संलयन की क्रिया, ठीक है, नियंत्रित संलयन मतलब कंट्रोल कह सकते हैं। भारी हाइड्रोजन नाभिक के संलयन पर आधारित एक परमाणु संलयन बम है, चूँकि संलयन बहुत उच्च दाब और उच्च तापमान पर होता है, इसीलिए विखंडन या परमाणु बम को संलयन बम के साथ इग्नाइटर के रूप में उपयोग करना पड़ता है। तो याद रखिए कैसा है, नियंत्रित है, मतलब कि कंट्रोल है, कंट्रोल संलयन प्रक्रिया। यही अगर हम लोग सन की बात कर लें, सन से क्या है, कैसे आता ऊर्जा, ये अनकंट्रोल है, ठीक है, तो सही आंसर हो गया 20 का ए। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है वह तापमान बिंदु जिस पर ठोस तरल और गैसीय अवस्था एक साथ रहती है क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, सही आंसर हो गया 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क डाइस है, तो कौन सा है, बॉक्साइट है, सही आंसर हो गया 22 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस, देखिए यहाँ पे पौधे लिखा हुआ है, यहाँ ग्रह होगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है, तो इसका सही आंसर है डी, शनि ग्रह का, ठीक है। शनि ग्रह जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। अगर हम लोग बात करें जुपिटर जो है अगर सन से बात करें तो चौथा या 5वां नंबर पे जुपिटर आता है, और जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद किसी का स्थान आता है तो वो शनि ग्रह का, जिसको सैटर्न भी कहा जाता है, और ये जो है इसका सबसे कम घनत्व है हमारे सोलर सिस्टम में, तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बोमन कैप्सूल निम्नलिखित में से किस मानव शारीरिक प्रणाली की कार्यात्मक इकाई के एक भाग के रूप में काम करता है, तो इसका सही आंसर है कौन सा, ये है, इसका सही आंसर है सी, ठीक है, निकालने वाली प्रणाली, या इसको कहा जाता है उत्सर्जन प्रणाली, तो 24 का सही आंसर हो गया सी। 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी पिंड के
दोलनों को क्या कहते हैं जिसका आयाम समय के साथ घटता है? इसको क्या कहा जाता है? डैम्प्ड कहा जाता है। सही आंसर हो गया सी। मतलब डैम्प मतलब हो गया कि नम दोलन, धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ उसका आयाम जो है घटते जाता है। तो सही आंसर हो गया 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें कहा जा रहा है वह गति क्या कहलाती है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बार बार घूमती है? तो उसको क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है, या हिंदी में बात करें तो दोलनकारी कहा जाता है। तो 26 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 27 है मध्यमान के दोनों ओर माध्यम में अधिकतम विक्षोभ के परिणाम को हम क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आयाम, या अंग्रेजी में बात करें तो एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। मान लीजिए कोई वेव है, ऐसे करके आता है, ठीक है, तो ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कहा जाता है? यहाँ से अगर बात करें यहाँ तक का, तो ये है वेवलेंथ, या इसको कहा जाता है वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। और इसमें कहा जा रहा है रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रात में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। मतलब पेड़ से रात में क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो इसीलिए जो है रात को पेड़ के नीचे सोने का सलाह नहीं दिया जाता है। 29 नंबर। बायोडिग्रेडेबल कचरे को आमतौर पर किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये है बैक्टीरिया, जिसको क्या बोला जाता है? जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। और इसमें कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में कि पानी मिट्टी से जड़ तक एक भौतिक प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है जिसे कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परासरण। सही आंसर हो गया डी। 31 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन तरलकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो प्रमुख घटक कौन है? तो ब्यूटेन है। सही आंसर हो गया सी 31 का। 32 नंबर है पहला लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। सही आंसर हो गया सी। 33 है 1990 के दशक के अंत में एएस आनंद निम्नलिखित में से किस पद पर थे? तो ये थे क्या? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। अगर हम लोग बात करें, इसका जो एएस आनंद नाम है इसका, आदर्श सेन आनंद भारत के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे 10 अक्टूबर 1998 को 1998 से ये 2001 तक इसका कार्यकाल रहा था। तो ये जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे काम किए थे आदर्श सेन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो देखिए 11वीं अनुसूची का मतलब कौन सा हो गया? पंचायत में कितने सब्जेक्ट है? तो 29 सब्जेक्ट है, या कह सकते हैं 29 विषय है। तो इस 29 विषय में से कौन सा नहीं है? तो ये ग्रामीण खेल जो है ये नहीं आता है पंचायत के अंतर्गत। बाकी अगर हम लोग बात करें कृषि विस्तार को, भूमि सुधार कानून, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, लघु सिंचाई, ठीक है, खादी, ग्राम कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ईंधन और चारा, ये सब जो आता है टोटल, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, उसके बाद अगर बात करें पुस्तकालय, ईंधन और कचरा, ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सारे आते हैं पंचायत के अंतर्गत, जो कि टोटल 29 सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें ग्रामीण खेल नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे है 35 नंबर। निम्नलिखित में अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट के एक भाग के रूप में संसद के समक्ष कितनी अनुदान की मांगें रखी जाती है? तो देखिए इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, कितनी अनुदान मांगे जाएगी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। अलग अलग मंत्रालय जो है अलग अलग तरीके से अपना जो बात रखता है, या कोई नहीं भी रखता है, तो इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। तो सही आंसर हो गया नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा है राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था, और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 36 का सही आंसर हो गया ए 1953। नेक्स्ट है 37 नंबर। राज्य विधान परिषद के सदस्य को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा नहीं चुना जाता है?
ठीक है। तो ये कौन है, उद्योगपति नहीं चुना जाता है, ठीक है। बाकी स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, जो स्नातक है वो हो सकते हैं, लेकिन ये उद्योगपति नहीं हो सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो गया डी। डेट कहा जा रहा है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये चूज करना है। तो देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सॉरी ये संवैधानिक नहीं, ये वैधानिक लिखा हुआ है, लेकिन वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी, मतलब संविधान में, बिल्कुल सही। 280 में क्या है, 280 जो अनुच्छेद है वो वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश केवल सलाहकार प्रकृति की होती है, ये भी सही है। तीसरा है पहला वित्त आयोग का गठन 1950 में स्थापित किया गया था, नहीं, ये किया गया था 1951 में। तो चौथा क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया 2 एवं 3। इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ वैधानिक लिखा हुआ, संवैधानिक नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे संवैधानिक होता तो ऑप्शन ये भी सही होता। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है NK सिंह है, ठीक है। इसमें जो है अशोक कुमार लहड़ी, ये इसके मेंबर है। उसके बाद रमेश चंद्र ये भी है, अजय नारायण झा ये भी मेंबर है, लेकिन ये सुदीप्तो मुंडले जो है ये मेंबर नहीं है। तो सही आंसर हो गया 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है संविधान की 4थी अनुसूची 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, नहीं। चार क्या कहता है अनुसूची, ये 4 अनुसूची संबंधित है किससे, तो ये है राज्य तथा संघ क्षेत्र में जो राज्यसभा के स्थान का आवंटन किया गया है उससे संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है और इसमें कहा जा रहा है दूसरी ओर संविधान की 5वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची की बात हो रही है, 5वीं अनुसूची की बात हो रही है, 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या है अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, लेकिन ये राज्य से संबंधित नहीं, उत्तरी पूर्वी से, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें किससे, तो मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से संबंधित है। इसमें कौन सा कह रहा है, असम कह रहा है, मेघालय कह रहा है, त्रिपुरा कह रहा है, मिजोरम कह रहा है, ठीक है। देखिए ये तो कह रहा है, ये तो है जो 5वीं अनुसूची है, इसमें तो कहा गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ये पूरे इंडिया के लिए। फिर अगर हम लोग 6ठी अनुसूची में जाएंगे तब ये बात मेंशन है कि मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम जैसे राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो ये 5वीं नहीं है, ये 6ठी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या हो गया, नाइदर 1 नोर 2। सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत के संविधान के विशाल आकार में योगदान दिया है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो भौगोलिक कारक भी हो सकता है, ठीक है। पहला भी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव, बहुत सारा प्रभाव, लगभग 60 से 70% प्रभाव जो है इसी अधिनियम से है। तो दूसरा भी है केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, बिल्कुल सही है ये भी। संविधान सभा के विधि वेदताओं का प्रभुत्व जो है उसका भी योगदान रहा है। तो इसमें जो आंसर जो होगा 41 का 1 2 3 4 सारे सही है। तो सही आंसर हो गया डी। 2 कहा जा रहा है कि 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, वो थे महात्मा गांधी, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 42 का सही आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा मिलेगा। तो बिहार को मिलने वाला है 4.12%। सही आंसर हो गया ए, ठीक है। 21 से 26 अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है 1 फरवरी 2021 को जारी की गई और 2021 से 26 की अवधि के लिए आयोग ने केंद्र करों के विभाजन जो जो राज्य है उसकी हिस्सेदारी टोटल जो है 41% करने की सिफारिश की है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितना 41% करने की सिफारिश की है।
तो 2000 से 2021 के लिए भी समान है। 2020 से 2021 के लिए अपनी रिपोर्ट 15 में वित्त आयोग द्वारा भी क्या किया, प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद 21 से 26 की अवधि के लिए 15 में वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों के जब विभाजन हुआ तो बिहार की हिस्सेदारी जो पाया तो 4.12% देने की बात कही। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका ए, 43 का ए। क्वेश्चन है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में स्थापित किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत में स्थापित ये पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य था हर वैध तरीके से लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी विद द हेल्प ऑफ आनंद मोहन बोस। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 1946 ईस्वी में स्थापित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। तो भोजन और कृषि मंत्रालय की बात हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मिला था, तो गृह सूचना एवं प्रसार मंत्रालय मिला था। बलदेव सिंह जिसको रक्षा मंत्रालय मिला था। सी राजगोपालाचारी जिसको शिक्षा मंत्रालय मिला था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। आसफ अली को रेलवे मिला था। जगजीवन राम जो कि बिहार के हैं, श्रम मंत्री थे ये। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। उसके बाद अगर बताई जाए तो अब्दुल रब नस्तकर को संचार मंत्री बनाया गया था और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। तो सही आंसर हो गया ये, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा गया है तो ये भोजन एवं कृषि मंत्रालय मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो देखिए क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 14 जुलाई 1942। ये याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 को हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था 1942 में। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड बेवल का आगमन कब हुआ था? तो ये आगमन हुआ था, देखिए क्रिप्स मिशन का जब स्थापना हुआ था, स्थापना तो 22 मार्च को ही हो गया था 1942 में, लेकिन दिल्ली जब पहुंचे थे जुलाई में पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये जो है एक लॉर्ड बेवल का आगमन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो लॉर्ड बेवल का आगमन हुआ था ये 1943 के आसपास लॉर्ड बेवल का आगमन हुआ था, 15 जून 1943 का। तो ये तो लास्ट में हो गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये 1946 के टाइम में आया था। तो सबसे पहले जो हो गया कौन सा हो गया? बी, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था जुलाई में। ठीक है, और बना था कब? मार्च में। सेवन कहा जा रहा है 1929 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्षता किया गया था ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पहला जब 1985 में हुआ था बॉम्बे में तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसके अगले साल 1886 में हुआ था कलकत्ता में आयोजन, जिसका जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें कहा जा रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पे एक जगह है सैन फ्रांसिस्को करके नाम है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, कैलिफोर्निया के आसपास है। तो USA में इसका स्थापना हुआ था गदर पार्टी का। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे ये हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, तो चलिए क्या कमेंट करिएगा हम बता ही देते हैं। लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में इनको माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। तो सही आंसर हो गया कौन सा? सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज। ठीक है, उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंग्स फ्रीडम लिखा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो अबू कलाम आज़ाद का विंग्स ऑन फायर, ये सब बुक लिखा गया है। ठीक है, तो एक बार लिस्ट देख लीजिएगा जो लिखा गया था उस टाइम में।
क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये लिया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। सही आंसर हो गया 51 का सी। 52 नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ समान सूचक वर्ड जो नेताजी शब्द किस देश ने लगाया था? तो ये लगाया गया था जर्मनी में। ठीक है, 52 का हो गया सी। 53 का रहा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है, किस विद्रोह का है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सही आंसर हो गया सन्यासी विद्रोह। इसका जो प्रकाशन हुआ था जो अगर हम आनंद मठ की बात करें तो ये प्रकाशित हुआ था 1882 में। ठीक है, और ये उपन्यास जो है लिखा गया था ये 1700 दशक में जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था उसी से संबंधित थे ये। नेक्स्ट है 54 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 1885 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा कि 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद भैरव करके। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ सिद्धू, कानू, ये 2 भाई थे, मेन थे, तो इसी के द्वारा लीड किया गया था संथाल विद्रोह। तो सही आंसर हो गया 54 का ए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है और यहाँ पे दिया गया है किराता जुर्निया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था भैरवी के द्वारा। सही आंसर हो गया 55 का ये। तो इसका एक बार आप लोग डिटेल देख लीजिएगा ये बुक के बारे में और भैरवी के बारे में, क्योंकि इसका कुछ जानकारी नहीं मेरे पास। ठीक है, हम लोग और बुक की बात करें तो मनुस्मृति को जो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में क्या नाम से किया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ द हिंदू लॉ के द्वारा किया गया था, ये नाम था मनुस्मृति का, और विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कालिदास का बुक एक हुआ करता था जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम, इसको भी ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में विलियम जोन्स के द्वारा। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जा रहा है चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 18वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का स्थापना हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो थे विजय चोला। सही आंसर हो गया विजया चोला। सही आंसर हो गया इसका सी 56 का। नेक्स्ट है और इसमें पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए चोल किंगडम का जो कैपिटल कहाँ हुआ करता था, उरैयूर हुआ करता था, और इसका एम्बलेम जो था क्या था? टाइगर था। फिर उधर के साउथ के डायनेस्टी एक है पांड्या, पांड्या का क्या हुआ करता था? एम्बलेम इसका हुआ करता था फिश, और इसका जो कैपिटल हुआ करता था वो था मदुरई। उसके बाद एक और डायनेस्टी आता जो पूछा जाता है अक्सर, चेरा डायनेस्टी, इसका जो था एम्बलेम बौ था, और इसका जो अगर बात करें एक जगह था वंजी करके, वंजी इसका कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया गया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन ख़त्म किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो यहाँ पे इल्तुतमिश है, तो सही 57 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जा रहा है सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के समय भारत आए थे? तो थॉमस रो आए थे जहांगीर के टाइम में। और कब कहाँ पर मिले थे जहांगीर से? तो ये मिले थे कौन सा राज्य? तो ये राजस्थान का एक जगह है जहाँ आप लोग को अगर याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जहाँ पे एक बहुत फेमस दरगाह है वहीं पे ये मिले थे। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम में थॉमस रो इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। ठीक है, 1336 में ये संगम वंश के जो भैया थे भाइयों थे हरिहर बुक्का, ये दोनों मिल के इन विजयनगर एम्पायर खड़ा किए थे। तो सही आंसर हो गया हरिहर एंड बुक्का 59 का सी। नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बनाया या बताया? तो ये बताया गया था वी डी सावरकर के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 60 का ए। और इसके बारे में बहुत जैसे कार्ल मार्क्स का भी राय है, इसमें कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कहा गया था। उसके बाद सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। वी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था सुपे मुटनी एंड रिवेलियन ऑफ 1857। फिर अगर हम लोग बात करें तो सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनिटी ये क्या कहा गया था? एस.बी. चौधरी के द्वारा। ठीक है, 1857 का लिखा गया था, यह बुक है यशवंत सेन के द्वारा ये लिखा गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रथम अकाल आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1878 के टाइम में। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाता है कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट प्रथम है, जो कि 1917 में ये इनको अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, अब बताइए कौन सा अधिवेशन था, कहाँ पे अधिवेशन हुआ था जहाँ पे एनी बेसेंट के अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज किया गया था? उसके बाद अगर हम लोग बात करें
कि और भी अगर महिलाओं की बात करें, पहली ऐसी कौन सी महिला है जिसको भारत रत्न मिला, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला। ठीक है, वो कौन सी फर्स्ट लेडी थी जो गवर्नर बनी किसी भी इंडियन स्टेट का, तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ही पहली इंडियन महिला है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप तौर पर काम कर चुकी है 1925 में। उसके बाद अगर फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इन इंडिया इसकी बात करें, तो सुचित्रा कृपलानी जो है वो पहली सीएम बनी थी हमारे इंडिया में। ठीक है, अगर हम लोग सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें, कौन सी लेडी जो है जो पहली सेंट्रल मिनिस्ट्री थी कंट्री की, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, बाद में WHO में भी वर्क कर चुकी है। उसके बाद बात करें पहली वुमेन प्रेसिडेंट की, तभी बात हो ही गई थी। अगर इंडियन वुमेन की बात आती तो सरोजनी नायडू इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका किसने शुरू की थी, तो ये किया गया था किसके द्वारा, अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा, डी। और कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1927 के आसपास में। ठीक है, 64 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा था। तो देखिए एक नाटक है जो जिसका नाम है भारत दुर्दशा, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, ये कब लिखा गया था, 1876 के टाइम में लिखा गया था। और ये क्या है, एक नाटक है। नंबर 65 कहा जा रहा है भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम पहचानें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो इसमें दिया हुआ है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये किया गया था 1906 में। कहाँ पे, ढाका में। ठीक है, दूसरा है सूरत का विभाजन कब हुआ था, तो सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में, 1907 में हुआ था। फिर बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में विभाजन हुआ था। ठीक, उसके बाद राजधानी ट्रांसफ़र कब हुआ था, कोलकाता से न्यू दिल्ली, तो ये हुआ था 1911 में। तो सही क्रम अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 2 4। ठीक है, 65 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 66 नंबर, इसमें कहा जा रहा अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था, तो ये बताया गया था, तो देखिए इसमें जो है थोड़ा डॉट है, लेकिन आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। इसमें आंसर जो दिया है वो दिया हुआ मौलाना आज़ाद के बारे में कहा गया है, लेकिन नहीं, जहाँ तक मुझे पता है ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा गया था। ठीक है, तो इसको आप सर्च करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिया गया सही कोड को चुनें। तो देखिए इसमें 2 कोड दिया हुआ है। मेरठ षड्यंत्र का मामला मजदूरों से संबंधित था, जिसमें 31 व्यक्तियों को कारावास के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है मेरठ षड्यंत्र मामला वह मामला था जहां राजद्रोह के आरोप की जांच की गई थी, तो बिल्कुल सही। तो दोनों क्या है, दोनों सही है। तो 68 का सही आंसर हो गया 1 और 2 आर ट्रू। तो जब यहाँ पे षड्यंत्र की बात आया तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेरठ षड्यंत्र कांड कब हुआ था, तो ये जो अभी हम लोग पढ़े ये 1929 के टाइम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अलीपुर बम षड्यंत्र केस का, तो वो हुआ था कब, 1908 में। फिर उसके बाद दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें तो वो हुआ था 1912 में। ध्यान से सुनिएगा, ये 1912 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, ये हुआ था 1924 के टाइम में। फिर उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल असेंबली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था ये। ठीक है, और 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। तो ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी। 69 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संहिता कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम की जानकारी देती है, तो इसका जो सही आंसर है 1 और 2 ओनली। तो सही आंसर ए हो गया। तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। ठीक है, दूसरा है अंग्रेजी हितों की रक्षा करते हुए स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना, तो ये दोनों है। ठीक है, तो 69 का हो गया, 69 का हो गया 1 और 2 ट्रू। क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें कहा जा रहा है नेहरू ने एक महिला के बारे में कहा एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद रखेगा और उसका सम्मान करेगा। नेहरू ने किसका उल्लेख किया था, तो ये उल्लेख किया गया था जो कि एक राजनीतिक नेता थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का भी नेतृत्व किया था, और वो दूसरे कंट्री से बिलोंग करती थी, जिसका नाम था क्या, गाइदिलू पमेई। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 70 का बी। क्वेश्चन नंबर 71 कहा जा रहा है एक प्रभावी
कोरियोलियस बल डैश से उत्पन्न होता है? तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन से। तो ये सौर प्रणाली से नहीं, इधर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के घूर्णन से, रोटेशन ऑफ अर्थ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भूमि सीमा मृत सागर के साथ नहीं लगती है? ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग बात करें ऐसे तो ये सही आंसर है इसका लेबनान। अगर हम लोग ब्लैक सी की बात करें, डेड सी की बात करें, तो इसमें जो कंट्री टच कर रहा है, जॉर्डन करता है, ठीक है, इजराइल करता है, ठीक, तो ये सब कंट्री करता है, वेस्ट बैंक करता है, लेकिन लेबनान जो है इसको टच नहीं करता। सही आंसर हो गया 72 का ए। 73 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। इसको जो वर्णित किया गया है जियो सिंक्लाइन के रूप में। इसका अर्थ होता है कि एक विशाल अवसाद। गंगा के मैदान को जो है भू सिंक्लाइन के रूप में सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गंगा के मैदान को जो डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये कौन सा है? जियो सिंक्लाइन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, इसमें कहा जा रहा है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो है ये है आयरन ओर माइनिंग। सही आंसर हो गया 74 का लौह अयस्क का खनन। ठीक है, हर पर हिमालय नदी की तुलना प्रायद्वीपीय नदी से करें, और कौन सा इसमें सही है? नीचे दिए गए विकल्प में जो सही उत्तर है उसको चुनना है। इसका जो सही आंसर दिया हुआ है 75 का, ये है ए, 1 and 2 ओनली। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी होती है, बिल्कुल सही। वहाँ क्या होता है? ग्लेशियर होता है, तो आइस पिघलता है, तो हमेशा उसमें पानी होता है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा आधारित है, बिल्कुल सही। जो प्रायद्वीपीय रिवर होती है वो वर्षा पे डिपेंड करती है। जब वर्षा होता है तो भरा रहता है, जब वर्षा नहीं होता है तो पूरा खाली रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक तीव्र होती है, क्योंकि हिमालय से जब निकलती है तो तीव्र तो होगी ही ना। उसके बाद है तीसरा स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय नदी अपने रास्ता में हिमालय नदी की तुलना में अधिक कटाव करती नहीं। इसका जो फ्लो होता है पानी का वो बहुत स्लो होता है, तो ज़्यादा कटाव नहीं करती है। तो 75 का सही आंसर हो गया ए, 1 एंड। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? तो देखिए, आप लोग को पता होगा बुल्लर झील कहाँ पे है? बुल्लर झील तो है ही, ठीक है, मीठे पानी का झील। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लोकतक झील, ठीक है, ये दोनों झील का लोकेशन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चिल्का को हम बता देते हैं उड़ीसा। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि लोकतक और बुल्लर झील दोनों का जो है मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, इल्मेनाइट जो भारतीय समुद्र तट पर व्यापक रूप से वितरित है डैश का खनिज है? तो ये कौन सा खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है। तो 77 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सुंडा गर्त, ठीक है, सुंडा स्ट्रीट किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो यह है सुमात्रा द्वीप के स्थित। कहाँ पे? इंडोनेशिया के आसपास। तो 78 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है 79 नंबर, इसमें कहा जा रहा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत डाइस के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये विकसित किया गया था ये वेगनार के द्वारा। सही आंसर हो गया 79 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रबर के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है कहाँ पे? थाईलैंड में। सही आंसर हो गया 80 का सी। चलिए, ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया गया था चंपारण के राजकुमार शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो ये गया जिले में जो है अबरक का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 83, सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, सोन और गंगा नदी का जो मिलन होता है वो होता है पटना में। तो सही आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 84 में दामोदर, कोयला और सुवर्णरेखा नदी किससे या निम्नलिखित में से मिलती है? तो देखिए, ये जो मिलती है कि छोटा नागपुर प्लेटू का भाग है, ठीक है, दामोदर नदी, और वहाँ पे कोयला का भंडार मिलता है, सुवर्णरेखा नदी, ये सब जो है आपके छोटा नागपुर प्लेटू का क्या है? भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर साइट है कन्वर लेक। ठीक है, सही आंसर है सी। अब कन्वर लेक कहाँ पर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। और इसको 2020 में कंसीडर किया गया था एज अ रामसर साइट। ठीक, 86 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो ये स्थित है, एक पवित्र पहाड़ी माना जाता है इसको। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध के अभिलेखों से भी मिलता है। तो ये अवस्थित है कहाँ पे? स्थित है गया में। सही आंसर हो गया 86 का ए। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें उत्तरी पूर्वी का, तो उत्तरी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तरी पश्चिम का। तो उत्तरी पश्चिम में सबसे ज़्यादा जिला है कितना? 13 जिला है। अब चार जोन में बांट दिया गया है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, 2 एंड 3A एंड 3B, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिला जो है उत्तरी पश्चिमी में आता है, जहाँ चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सब समस्तीपुर वगैरह आता है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत कवर्ड है। और पूर्वी की अगर हम लोग बात करें, उत्तरी पूर्वी की बात कर ले, तो इसमें लगभग कितना है? 7 जिले कवर किया गया, जिसमें सुपौल आता है, अररिया आता है, उसके बाद किशनगंज आता है, पूर्णिया आता है, कटिहार आता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग दक्षिणी पूर्वी की बात कर ले, तो इसमें 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट आता है, भागलपुर, बांका, मुंगेर वगैरह, जमुई वगैरह, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 87 का बी। 88 कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको GSDP कहा जाता है, विकास दर क्या थी? तो इसका विकास दर रहा था 2021-22 के लिए 10.98%। तो सही आंसर हो गया 88 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। इसमें कहा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 निम्नलिखित में से किसके समग्र मार्गदर्शक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। इसमें कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना था? तो देखिए ये अमाउंट में है, तो ये जो है 422 करोड़, ठीक। सही आंसर हो गया ए। 91 नंबर क्वेश्चन है 2019-20 से लेकर 2021-22 के दौरान बिहार में गेहूं उत्पादन की वृद्धि दर क्या रही? तो ये रहा 11.1%। है इंडिया @100 तक पहुंचने से पहले बजट में कितने परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है? तो ये किया गया है 4। सही आंसर है 94 का बी। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्ष में मिशन को लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपया उपलब्ध कराए जाएंगे? तो ये किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपया। 93 का सही आंसर हो गया बी। नंबर 94 कहा जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितने प्रतिशत बढ़कर 79,000 करोड़ रुपया से अधिक कर दिया गया है? तो ये किया गया है 66% इंक्रीमेंट हुआ है। 94 का सही आंसर हो गया डी। नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं? तो ये किया गया है 19,744 करोड़ रुपया, ठीक। 96 नंबर क्वेश्चन है 31 मार्च 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर क्या है? तो ये फिक्स किया गया है 15%। 96 का बी। नंबर 97 कहा जा रहा है 12 जनवरी 2023 तक बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कितना पैसा खर्च किया? तो ये किया है 4.01 करोड़। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल बजट व्यय अनुमान में 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो ये किया गया है 10.18%, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 99 कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2023-24 में सड़क क्षेत्र के लिए प्रस्तावित व्यय क्या है? तो ये है 17,488 करोड़ रुपया। सही आंसर हो गया डी। 100 नंबर क्वेश्चन है पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को गति देने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना प्रावधान किया है? तो ये किया गया 100 करोड़ का। सही आंसर हो गया ए। जिले में डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पे है? ये है गया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में। सही आंसर हो गया 101 का ए। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस प्रोजेक्ट ने IIT बम्बई में आयोजित बिट ब्लॉक्स एंड टेकफेस्ट 2022 में खाद में कीटनाशक का पता लगाने के लिए कृषि अनुभाग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया गया है हर्ष कुमार के द्वारा। सही आंसर हो गया 102 का ए। 103 नंबर क्वेश्चन का रहा भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की लक्ष्य मतलब रखा गया है? तो ये रखा गया है 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। इसमें कहा जा रहा है
2019 से 2022 के बीच भारत में यूपीआई आधारित लेन देन मूल्य के संदर्भ में कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो ये बढ़ा है 121%। सही आंसर हो गया 104 का सी। इसने निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का केला उत्पादन में अग्रणी जिला है? तो ये जिला है मधुबनी। ठीक है, सही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है और जो एक्सप्लेनेशन दिया है दोनों में अंतर है। यहाँ केला नहीं, ये आम का उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। लेकिन केला वाला अगर आ गया आंसर तो एक बार सर्च कर लीजिएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है केला उत्पादन में अग्रणी। लेकिन आम के अगर 3 जिले की बात करें तो मधुबनी में सबसे ज़्यादा, फिर वैशाली में, फिर मुजफ्फरपुर में, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि आम उत्पादन में सबसे टॉप स्थान पर है। उसके बाद अगर हम लोग केले की बात करें तो केला उत्पादन में अगर बात करें तो नालंदा आता है, मुजफ्फरपुर आता है। देखिए इसका जो है क्वेश्चन और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसका एक बार आप लोग डेटा निकाल लीजिएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन करता है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है। बाकी लीची का उत्पादन में सबसे अग्रणी डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 106 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बिहार के कुल चीनी उत्पादन कितना था? तो ये था 45.6 लाख क्विंटल, 45.6 लाख क्विंटल। सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 107 कहा जा रहा है मई 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया था? तो ये जो था ये 49वां समिट था। सही आंसर हो गया 107 का बी। और इसमें गांधी जी भी गए थे, गांधी जी बोलते मोदी जी भी गए थे, और वहाँ पे जाके गांधी जी के जो प्रतिमा है उसका अनावरण भी किया गया था। फिर 50वां शिखर सम्मेलन 2024 में इटली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल खरमशहर 4 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। सही आंसर हो गया 108 का ए। 109 कहा जा रहा है फलूर नहर जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। है 110 नंबर, इसमें कहा जा रहा है शारजा मास्टर इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2023 किस भारतीय ने जीती है? तो ये जीती है अर्जुन इरिगेसी। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 110 का सी। 111 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2024 से 2027 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका डी। 112 कहा जा रहा है वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत था? तो ये था 6.4%। सही आंसर हो गया इसका डी। 113 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहे रेलवे सुरक्षा आयोग कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये बनाया गया है लखनऊ में। सही आंसर हो गया 113 का सही आंसर हो गया लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 114 कहा जा रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अब्दुल्ला अल मंदौस को। सही आंसर हो गया 114 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सेलेस्टे सेलो को। सही आंसर है 115 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड एम्बेसडर सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है वाईकॉम 18 MS धोनी को चुना गया। ठीक है, मास्टर कार्ड के लिए मंगल्स कार्लस को चुना गया, ये भी सही है। देश का मेंटरशिप प्रोग्राम जो दिल्ली का प्रोग्राम था ये सोनू सूद का चुना गया, बिल्कुल सही है। ये केरला एडवेंचर टूरिज्म का जो है इम्तियाज़ अली, ये क्या है गलत है, ये इम्तियाज़ अली को नहीं PR सीरीजेस को चुना गया है। तो ठीक है, यही गलत है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत चुनना है। तो देखिए इसका गलत है बी, क्योंकि भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते थे और ये कह रहे हैं 23, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजित किया गया था, ये 22वां संस्करण था। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड मेडल मिला था इनको। क्वेश्चन नंबर 118 कहा जा रहा है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया था स्विट्जरलैंड में। सही आंसर हो गया ए। ठीक है,
119 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ज्योतिया गुप्ता को। सही आंसर हो गया 119 का ए। नंबर 120 है, किस देश के राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए थे? तो ये आए थे कंबोडिया से। ठीक है, ये कंबोडिया के राजा है, इनका प्रोनाउंसिएशन एक बार इसका कर लीजिएगा आप लोग। 121 नंबर क्वेश्चन का रहा, आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम सूचकांक डैश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वर्ष दर वर्ष वृद्धि से। ठीक है, तो 121 का सही आंसर हो गया बी। 122 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो ये लागू किया जाना है 2020-21 से 2024-25 तक। सही आंसर हो गया इसका सी। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो स्थापना हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों का निर्णय लेती है। ठीक है, तो ये जो है एनडीसी के बारे में। अब उसके स्थान पे क्या आ गया है, उसके स्थान पे ला दिया गया क्या, नीति आयोग का, नीति आयोग ला दिया गया। ठीक है, तो नीति आयोग के सदस्य भी जो ये मतलब जो डिसीजन ले सकती है विकास के मामलों पर, और इसके सदस्य कौन, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो मेंबर होते हैं सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 24 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक की एक अनिवार्य विशेषता है? तो देखिए, इसका है उधार का लेन देन। ठीक है, जिसका मतलब होता है डीलिंग विथ क्रेडिट। ठीक, 125 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की स्थापना किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक के रूप में की गई थी? तो ये किया गया था 1920 में। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय स्टेट बैंक का एक शाखा है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इसका 1920 में तो नहीं किया गया था, लेकिन इसका आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। इसका आंसर दिया हुआ है 27 अगस्त 2010। ठीक है, इसका एक बार देख लीजिएगा, और इसमें ऑप्शन दिया है ये 1920। तो इसका सर्च करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 126 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक के स्तंभ है? और इसको कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए, सुशासन, वहाँ पे कैसा सुशासन है ये देखा जाता है। सतत सामाजिक आर्थिक विकास क्या है वहाँ पे ये भी देखा जाता है। संस्कृत संरक्षण कितना है ये भी दिया जाता है, लेकिन ये पर्यावरण संरक्षण नहीं देखा जाता। तो कौन सा आंसर हो गया, 1, 2 एंड 3? तो सही आंसर हो गया डी। 27 कहा जा रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, सारे हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें है व्यक्तिगत उपयोग व्यय, सरकारी खर्च, शुद्ध निर्यात और निवासियों द्वारा विदेश निवेश से अर्जित कोई भी आय। तो ये सारे ऐड किया जाता है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नंबर 128 है, भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे बिमल जलान। सही आंसर हो गया 128 का ए। क्वेश्चन है, बेरोजगारी की एक श्रेणी जो बाजार में उपलब्ध नौकरी और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है, यह किस प्रकार की बेरोजगारी की चर्चा की जा रही है? तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी। सही आंसर हो गया 123 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, इसमें कहा जा रहा, मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये चूज करना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह एक रोजगार योजना है जो कि अकुशल श्रमिक को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिनों के भुगतान वाले काम की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। बिल्कुल सही है ये। हमको कौन सा चुनना है, गलत चुनना, सही नहीं है। ठीक है, यह योजना 2007 में शुरू की गई थी? तो नहीं, यह योजना 2005 में शुरू की गई थी। तो ये क्या है, गलत है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यह अधिकतम लोगों को काम का अधिकार प्रदान करता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय फिसलन की स्थिति पैदा कर सकता है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चूज करना है। तो इसमें दिया हुआ है इसका सही आंसर 1 और 2 है। तो कृषि ऋण माफी, और दूसरा है टैक्स कलेक्शन में गिरावट। ये 2 इसका सही है। विनिवेश आय में वृद्धि नहीं, ये गलत है। 1, 2 जो है सही है। 133 नंबर, इसमें कहा जा रहा है
कि भारत में गरीबी की माप के रूप में ऊर्जा आवश्यकताओं यानी कैलोरी का उपयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डांडेकर रथ के द्वारा। तो सही आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थान से मिला? तो ये मिला है बेंगोर से। सही आंसर है इसका ए, 134 का ए। 135 नंबर कहा जा रहा मार्को पोलो को निम्नलिखित में से किस कारण से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कि चीन, भारत और एशियाई क्षेत्र का भ्रमण से इसको जाना जाता है। तो सही आंसर हो गया इसका ए, सही आंसर हो गया 135 का ए। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये किया गया था 1921 में। हड़प्पा का किया गया था 1921 में, मोहनजोदड़ो का किया गया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, इसमें कहा जा रहा है चिकित्सा पर पुस्तक अल कानून फिल तिब की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये बुक का नाम एक बार आप लोग देख लीजिएगा सही से। ठीक है, अल कानून फिल तिब, ये पुस्तक जो है चिकित्सा का एक बुक है, ये लिखा गया था, ये रचना किया गया था इब्न सीना के द्वारा। सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरणों की खोज किसने की थी? ठीक है, ये कौन थे? ये एक भूवैज्ञानिक थे। सही आंसर हो गया 138 का बी। क्वेश्चन नंबर 139 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पुरापाषाण कालीन स्थल है? तो देखिए ओनली 2 जो है इसमें पुरापाषाणिक स्थल है, होना सांगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ए। 140 कहा जा रहा है कि अरिका मेडू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर है बी, ओनली 2। यह कह रहा है यह पौंडीचेरी में स्थित है, बिल्कुल सही। अरिका मेडू एक धार्मिक स्थल तथा नहीं, यह एक जो है हार्बर था जहाँ पर जहाज लगा करता था। ठीक है, और ये पौंडीचेरी में अवस्थित था। तो 140 का सही आंसर हो गया बी। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है मैथ का है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। 141 का सही आंसर है सी, 141 का सही आंसर है 6 मतलब सी। 142 का सही आंसर है ए, 7.1/3 सेकेंड। 143 का सही आंसर है सी। ठीक है, 144 का सही आंसर है डी, 18। 145 का सही आंसर है 24 डी। 146 का सही आंसर है बी, 48 मिनट पास्ट 12 नून। 147 नंबर का सही आंसर है 5.76 kmph। 148 नंबर का सही आंसर है 85 kg सी। नंबर का सही आंसर है RS 890 रुपया। और 150 नंबर का सही आंसर है सी, 15 आवर। इसमें मैथ का जो क्वेश्चन है जो बनाना चाहे पॉज करके बना के अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। थैंक यू।